नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका यूनिट 8 पर। और यूनिट 8 में हमने केंद्रीय योजनाओं और केंद्रीय योजनाओं के बाद जो है आपका जो है राजकीय योजनाएं है ना, उसके बाद में हमने स्पोर्ट्स चालू किया था, जिसमें हमने पिछले वीडियो में ओलंपिक पर चर्चा की थी। आज का वीडियो जो रहेगा हमारा पैरालंपिक पे बेस्ड रहेगा और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों को, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स को। तो आइए चलते हैं पैरालंपिक खेल की तरफ। तो मैं आपको बताता हूं पैरालंपिक खेल क्या होते हैं। देखिए, आपने ओलंपिक खेल का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन पैरालंपिक खेल क्या होते हैं आपका जो है आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कि ओलंपिक का नाम तो हमें कई जगहों पर मिलता है। ओलंपिक में भी मिलता है, एक विंटर ओलंपिक में भी मिलता है और पैरालंपिक में भी मिलता है। तो क्या डिफरेंस होता है इनमें? तो याद रखिएगा, ओलंपिक खेलों की और पैरालंपिक ओलंपिक खेलों की और समर और विंटर ओलंपिक खेलों की तो अपन ने चर्चा कर ली है, लेकिन इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे पैरालंपिक खेल की। क्या होता है पैरालंपिक खेल, इसके बारे में मैं पूरा का पूरा इतिहास मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए, यहां पर मैं पैरालंपिक खेल की एक छोटी सी हिस्ट्री मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, क्योंकि अपन जो है आने वाली वीडियो में पूरा का पूरा पैरालंपिक खेल पर ही अपन लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अपन जान लेते हैं कि आखिरकार क्या इसका बेसिक इतिहास रहा है और क्यों इसे पैरालंपिक खेल हम कहते हैं। याद रखिए, तो याद रखना है आपको कि देखिए, हमारे जो है दो जो है वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। हमारे विश्व में दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। एक तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड। वर्ल्ड वॉर सेकंड की मैं यहां पर बात करना चाहूंगा। वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है 1945 में खत्म होता है, जब अमेरिका में जब अमेरिका द्वारा जो है दो धमाके जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में किए जाते हैं। उसी दौरान जो है जन्म होता है यूएन ऑर्गेनाइजेशन का। वो भी इसलिए होता है ताकि विश्व में शांति किस तरह से बनाई रखी जा सके। तो वैश्विक शांति के लिए यूएन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इस वर्ल्ड वॉर में कई लोगों की डेथ होती है और कई देशों के जो सैनिक है, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वॉर में कई देशों के सैनिक आपस में युद्ध कर रहे थे, तो इसमें तमाम अलग अलग देशों के सैनिक जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था, कई सैनिक घायल हुए। और घायल होने के साथ साथ कई सैनिकों के जो है अंग भंग की समस्या भी यहाँ सामने हमारे दिखाई देती है। कई सारे सैनिक जो है वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है हॉस्पिटल में एडमिट थे, कई कई सालों से एडमिट थे। और ऐसे सिपाहियों ने, ऐसे सैनिकों ने अपने जीवन जीने की जो उत्साह है वो भी खत्म कर दिया। उन्होंने एक निराशा सी इनके जीवन में जो है आ गई। तो इसी निराशा को दूर करने के लिए ब्रिटेन में एक हॉस्पिटल था जिसके डॉक्टर थे डॉक्टर गुट्टमान। तो डॉक्टर गुट्टमान ने इन सैनिकों की, उन्होंने सोचा कि भाई कल के हमारे जो है सैनिक थे और इन्होंने अपने देश के लिए युद्ध लड़ा है, अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, शारीरिक कुर्बानी इन्होंने दी है। और ऐसे सैनिक आज की डेट में व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं और इन्होंने दिमागी रूप से अपने आप को असंतुलित कर दिया है, अपने आप को जो है दिमागी रूप से अगर देखा जाए तो ये इन्होंने ठान लिया है कि हम लाइफ में अब आगे नहीं बढ़ सकते, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा जीवन यहाँ खत्म हो गया। एक निराशा के बादल इनके ऊपर छा गए हैं। तो डॉक्टर गुट्टमान ने जब ये देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये हमारे सैनिक हैं और कहीं ना कहीं इनका उत्साह बढ़ाने की जरूरत है, इनका जीवन अभी बाकी है, इनको अभी देश के लिए और अपने लिए बहुत कुछ करना है। तो इसीलिए इनको इसी निराशा से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर गुट्टमान ने सोचा कि क्यों ना स्पोर्ट्स का एक रास्ता इख्तियार किया जाए। स्पोर्ट्स के माध्यम से इनको जो है, स्पोर्ट्स के माध्यम से इनमें उत्साहवर्धन किया जाए कि आप ये भी कर सकते हैं, आप भी खेल खेल सकते हैं। तो व्हील चेयर पर बैठे हुए इन सैनिकों का उत्साहवर्धन करने के लिए 1948 में डॉक्टर गुट्टमान ने हॉस्पिटल में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया, स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया। देखते ही देखते कुछ सालों में जो है यूरोप के और भी देशों को जब ये पता लगा तो वहाँ के मरीजों, व्हील चेयर पर बैठे हुए मरीजों ने भी, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भी इसमें जो है योगदान दिया। देखते ही देखते ये का इतना बढ़ा कि डॉक्टर गुट्टमान के प्रयासों से इस खेल की प्रतियोगिता का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया जाने लगा और थोड़े प्रयासों से इसको एक ओलंपिक खेल का ही एक हिस्सा मान लिया गया, जिसको कहा जाने लगा पैरालंपिक। याद रखिएगा, पैरालंपिक। और पहली पैरालंपिक प्रतियोगिता जो शुरुआत हुई है वो इटली के रोम शहर से चालू हुई है। याद रखिएगा, इटली के रोम शहर से 1960 में पहली बार व्हील चेयर में बैठे हुए इन सैनिकों का
खेल चालू हुआ। और केवल सैनिक ही नहीं, इसमें बोला गया कि जब भाई पैरालंपिक खेल इसको घोषित कर दिया गया है, तो अब इसमें व्हील चेयर पर बैठे हुए जो असैनिक लोग हैं, मतलब जो सिविलियन लोग हैं, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो पहले ये खेल तो व्हील चेयर पर बैठे सैनिकों के लिए होता था, अब कोई भी जो है विकलांग व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अक्षम है ना, वो जो मानसिक बीमारी से के चलते अक्षम हैं, तो ऐसे लोग भी जो है इस खेल में हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरह से शुरुआत हुई है पैरालंपिक खेल की। तो पैरालंपिक खेल में जो भी प्लेयर्स होते हैं, वो प्लेयर्स जो हैं शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं जिनमें कुछ ना कुछ कमी पाई जाती है, मानसिक रूप से जिसमें कोई ना कोई कमी अगर पाई जाती है, मेजर इशू होता है, तो वो लोग जो है इस खेल में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इस खेल की शुरुआत जो है इटली रोम से हुई थी। पहला पैरालंपिक खेल का आयोजन किया गया था 1960 में किया गया था, है ना। तो इसके बाद में जो अगला पैरालंपिक हुआ था 1964 में हुआ था, ये जो है टोक्यो में हुआ था। और इसके बाद में 1968 का ये मैक्सिको में हुआ था, है ना। तो इस तरह से लगातार पैरालंपिक खेल का आयोजन भी हर 4 वर्षों में किया जाता है। तो ये रहा पूरा का पूरा पैरालंपिक खेल का इतिहास। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पैरालंपिक खेल का इतिहास काफी बेहतर तरह से समझ में आया होगा। आइए जानते हैं इस पैरालंपिक खेल के बारे में आगे की कहानी। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर मैं पैरालंपिक खेल की बात करूं तो सबसे पहले मैं आऊंगा इसके ओरिजिन पर, इसकी उत्पत्ति पर। हालांकि मैंने इसकी हिस्ट्री आप लोगों को बताई है, साझा की है। उत्पत्ति की अगर बात करूंगा तो डॉक्टर लुडविग गुटमैन ने व्हील चेयर एथलीटों के लिए प्रथम प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसे उन्होंने 1948 में स्टॉक मेडविल गेम्स का नाम दिया था। वही अपने हॉस्पिटल में उन्होंने जो है एक खेल की प्रतियोगिता जो लिखी स्टार्ट की थी, उस प्रतियोगिता को इन्होंने स्टॉक मेडविल नाम दिया था। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसके बाद भारत पहली बार, क्योंकि मैंने इतिहास तो पूरा आपको बताया, ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए भारत पहली बार पैरालंपिक में शामिल कब हुआ, तो आप याद रखना 1968 में शामिल हुआ था। याद रखिएगा, भारत पहली बार शामिल कब हुआ, 1968 में तेल अवीव में शामिल हुआ था, जो कि इजराइल में, है ना। और भारत की तरफ से जो शासी निकाय होता है, कि भारत की जो पैरालंपिक कमेटी का जो शासी निकाय जो होता है, वो भारतीय पैरालंपिक समिति, जो कि 1992 में बनी है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक कमेटी की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी की। इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी में है, बॉन में, और इसके जो अध्यक्ष हैं एंड्रयू पार्सन्स हैं, याद रखिएगा। और पहली पैरालंपिक खेल मेजबानी जो है किसने किया था, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली बार जो पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ था उसकी मेजबानी किया था इटली ने। इटली के रोम शहर में इसका आयोजन हुआ था, याद रखना। इटली के किस शहर में, तो रोम शहर में इसका आयोजन हुआ था वर्ष 1960 में। इसमें 23 देशों के 400 एथलीटों ने इसमें क्या किया था, भाग लिया था। ये आपको याद रखना है ना। तो ये तो अपन लोग हालांकि देख चुके हैं, है ना। और शीतकालीन पैरालंपिक भी होते हैं, जैसे ग्रीष्मकालीन। ओलंपिक खेल 2 पार्ट में बटा हुआ है, उस तरह से पैरालंपिक खेल भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो अगर शीतकालीन की बात करूंगा तो शीतकालीन खेलों की शुरुआत जो है, पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1976 में हुई थी, और इसको होस्ट किया था किसने, स्वीडन ने होस्ट किया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे अभी रिसेंटली जो पैरालंपिक हुए हैं। ये देखिए, जो जब भी ओलंपिक खेल होता है तो ओलंपिक खेल के तुरंत बाद में पैरालंपिक खेल होते हैं। ओलंपिक खेल और पैरालंपिक खेल दोनों साथ साथ चलते हैं, याद रखिएगा। ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों साथ साथ चलते हैं, दोनों का आयोजन हर 4 वर्षों में किया जाता है। जब ओलंपिक खेल का आयोजन होता है, उसके खत्म होने के बाद वहीं पर जो है पैरालंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है, सेम उसी जगह पर, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो आइए अपन टोक्यो में जब ओलंपिक खेल हुए थे 2020 के, जो कि 2020 के खेल थे, तो हुए 2021 में थे, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था। अब 2020 के अपन पैरालंपिक खेलों की भी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। तो यहां पर देखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 की अगर मैं बात करूं तो भारत की अगर भागीदारी की अगर अपन इसमें बात करें तो कितने जो है पैरा दल ने जो है हिस्सा लिया था, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 54 पैरा दल थे, 54 पैरा दल थे, है ना। भारत की तरफ से 54 पैरा एथलीट ने भाग लिए थे। कितने पैरा एथलीट ने भाग लिया था, 54 पैरा एथलीट ने भाग लिया था। इसमें जो थीम थी, कर दे कमाल तू, इसकी थीम क्या थी बच्चों, कर दे कमाल तू, याद रखिएगा। तो कर दे कमाल तू, ये
जो है इसकी पूरी थीम थी, है ना। ध्वजवाहक की अगर अपन बात करें तो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो थे टेकचंद, याद रखिएगा। टेकचंद की अगर मैं बात करूं तो इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे कि प्लेयर्स का नाम दे दिया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट अभी रिसेंटली किसी गेम्स में अगर कोई ध्वजवाहक रहा हो, किसी ने बहुत ज्यादा मेडल जीते हो, किसी ने किसी गेम में गोल्ड मेडल जीता हो, तो डेफिनेटली पूछ लिया जाता है कि आपको प्लेयर्स का नाम दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इनका संबंध किस खेल से है। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो खिलाड़ियों का नाम और इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों का नाम और उनसे संबंधित खेल आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है। तो ध्वजवाहक की बात करें, उद्घाटन समारोह में कौन थे? टेकचंद, जिनका संबंध किससे है? भाला फेंक से है, याद रखिएगा, ठीक है। समापन समारोह की अगर मैं बात करूं तो अवनी लेखरा जो है समापन समारोह में अवनी लेखरा है ना, जो कि पैरा निशानेबाज हैं। इन्होंने समापन समारोह में ध्वजवाहक का कार्यभार संभाला था, है ना। और याद रखें पैरालंपिक खेल की अगर मैं बात करूं तो पैरालंपिक खेल कब से लेकर कब तक चले, तो ये आपको डेट याद रखनी है, 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक। 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2021 तक पैरालंपिक खेल का आयोजन यहां पर किया गया। मेजबान देश कौन सा था? टोक्यो जापान, याद रखिएगा। 2020 का तो पैरालंपिक खेल का आयोजन भी कहां पर हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था, याद रखिएगा। टोटल कितने देशों ने पैरालंपिक खेल 2020 में भाग लिया? तो आप याद रखिएगा भागीदार राष्ट्र 162 थे। और शुभंकर की अगर बात करें यानी मस्कट की बात करें कि टोक्यो ओलंपिक का मस्कट क्या था, तो सोमाइटी, एक प्रकार का क्या है, ये कार्टून है बच्चों। क्या है? सोमाइटी कार्टून है, वरना आप ढूंढने लग जाओ कि सोमाइटी आखिरकार है क्या, क्या चीज है ये, तो कुछ भी नहीं, केवल एक प्रकार का कार्टून है जो कि जापान में बहुत ज्यादा फेमस है, याद रखिएगा। और जो ओलंपिक खेल थे उसका भी शुभंकर जो बनाया गया था वो कार्टून को ही बनाया गया था, ठीक है। तो यहां पर आप याद रखिएगा टोटल 162 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। और इसका जो शुभंकर जो मस्कट है वो क्या है? एक कार्टून है, उसका नाम क्या है? सोमाइटी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। पदक तालिका की अगर मैं बात करूं तो देखिए टॉप मोस्ट जो कंट्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल पैरालंपिक खेलों में प्राप्त किया है, तो उसमें सबसे पहला नाम जो आता है बच्चों, चाइना का आता है। किसका आता है? चीन का आता है, चाइना का आता है, जिसने टोटल 207 मेडल जीते हैं। कितने मेडल जीते हैं? 207 मेडल जीते हैं, और जिसमें 96 यानी कि 96 जो स्वर्ण पदक हैं और 96 स्वर्ण पदक हैं, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं इसमें रैंक फर्स्ट और रैंक सेकंड आने का पूरा एक तरीका क्या होता है। हो सकता है कि चाइना ने 207 टोटल मेडल जीते हैं, ग्रेट ब्रिटेन ने 124 मेडल जीते हैं, लेकिन हो सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन जो है वो फर्स्ट पायदान पे हो और चाइना सेकंड पायदान पर हो। ये डिसाइड किया जाता है गोल्ड मेडल से। आपने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए ग्रेट ब्रिटेन ने टोटल 124 मेडल जीते हैं, इसमें से 94 गोल्ड मेडल अगर होते ग्रेट ब्रिटेन के पास में, तो ग्रेट ब्रिटेन जो है 124 टोटल मेडल के बावजूद भी फर्स्ट पहले पायदान पे होता और चाइना सेकंड पायदान पे होता, ज्यादा ओवरऑल मेडल जीतने के बाद भी। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, गोल्ड मेडल के हिसाब से ही डिसाइड किया जाता है फर्स्ट और सेकंड रैंक, याद रखिएगा। तो चाइना टोटल मेडल 207 जीते हैं, लेकिन 96 इनके गोल्ड मेडल हैं। ग्रेट ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं तो 124 टोटल मेडल जीते हैं, लेकिन 41 इनके गोल्ड मेडल हैं, याद रखिए। यूएसए की अगर मैं बात करूं टोटल इन्होंने 104 मेडल जीते हैं, लेकिन 37 इनके गोल्ड मेडल हैं। भारत की अगर मैं बात करूं, अब भारत की अगर बात करूं तो भारत ने टोटल 19 मेडल जीते हैं और 5 इनमें गोल्ड मेडल हैं, याद रखिएगा। भारत की अगर बात की जाए तो, है ना, भारत की अगर बात की जाए तो, है ना। चलिए अब देखते हैं भाई भारत की अगर बात करें, आगामी पैरालंपिक खेल अगर मैं आपसे बोलूं कि आगामी आने वाले जो पैरालंपिक खेल हैं, जैसे इस बार का जो पैरालंपिक खेल हुआ था वो कहां पर हुआ था? टोक्यो में हुआ था। लेकिन आने वाला जो पैरालंपिक है ये कहां पर होने वाला है? तो आप याद रखिएगा आने वाला जो पैरालंपिक होने वाला है वर्ष 2024 का वो फ्रांस में होगा, वर्ष 2028 का ये लॉस एंजल्स में होगा, और वर्ष 2032 का ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये आपको याद रखना है, जहां जहां ओलंपिक खेल होते हैं वहां वहां पैरालंपिक खेल का आयोजन होता है। तो सेम ओलंपिक खेल का आयोजन भी इन्हीं वर्षों में होगा। 2024 में फ्रांस में होगा, पेरिस में होगा, 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा, है ना। सेम ओलंपिक खेल का आयोजन भी यहीं पर होगा, इसी वर्ष होगा, और पैरालंपिक खेल का आयोजन भी यहीं पर और इसी वर्ष होने वाला है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में अपने रखना है।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन लोग बात करते हैं किसकी, अपन बात करते हैं खिलाड़ियों की, जिन्होंने भारत के उन खिलाड़ियों की जिन्होंने जो है स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 19 मेडल हमने जीते हैं। इन 19 खिलाड़ियों की अपन चर्चा कर लेते हैं। अपन सबसे पहले गोल्ड मेडल से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला खिलाड़ी है सुमित एंटिल। सबसे पहला खिलाड़ी कौन है बच्चों? सुमित एंटिल है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है ना। और किस खेल में जीता है? जेवलिन थ्रो में जीता है, यानी भाला फेंक में। जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में। आपका ये क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाए कि भाई ओलंपिक खेल में, पैरालंपिक नहीं, ओलंपिक खेल में भाला फेंक में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो तुरंत से आपको कमेंट सेक्शन पे तुरंत लिख देना है, ठीक है। हालांकि इसका आंसर भी मैं आप लोगों को बताता हूं। इसका आंसर अब तक आपने कमेंट कर दिया होगा, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका आंसर है नीरज चोपड़ा, ठीक है, जो कि हरियाणा से रिलेटेड है। और उन्होंने 87.5 मीटर जो है इन्होंने भाला फेंक जो है फेंका है। याद रखिए, अगर मैं पैरालंपिक खेल में बात करूं तो पैरालंपिक खेल में नाम है सुमित एंटिल का। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, पुरुष और जेवलिन थ्रो में जीता है। अगर मैं खिलाड़ी प्रमोद भगत की बात करूं तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने बैडमिंटन में जीता है। याद रखिए, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में जीता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कृष्णा नागर जी की, तो कृष्णा नागर जी ने भी गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने जीता है बैडमिंटन में। मैं मनीष नरवाल की बात करूं तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने जीता शूटिंग में, और कितने मीटर में जीता है? 50 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने भी पिस्टल में जीता है। याद रखना है आप सभी को, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। 5 अपने पास में जो है भारत में आए हैं गोल्ड मेडल, जिसमें अवनी लेखरा की अगर मैं बात करूं तो अवनी लेखरा ने जो है ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, यानी कि एक साथ 2 मेडल जीते हैं। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल के अलावा भी ब्रॉन्ज मेडल या रजत पदक इसमें जीता हुआ है। तो आइए देखते हैं भाई, आइए देखते हैं अब सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन है। योगेश कथुनिया की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, याद रखिएगा। और 10 मीटर जो है एयर राइफल में इन्होंने जीता है। निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। ये पुरुष डिस्क थ्रो में इन्होंने जीता है। डिस्क थ्रो मतलब एक प्लेट होती है ना, तवा फेंक जिसको हिंदी में कहा जाता है, इसको इस तरह से फेंका जाता है, ठीक है। तो निषाद कुमार ने फेंका है ना। और इसके बाद में मरियप्पन थंगावेलु की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने ऊंची कूद में जीता है, याद रखिएगा। प्रवीण कुमार की अगर मैं बात करूं तो प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। इन्होंने ऊंची कूद में इन्होंने भी जीता है, याद रखिएगा। इसके बाद में देवेंद्र झाझरिया की बात करूं, सिल्वर मेडल जीता है, इन्होंने ऊंची कूद में जीता है। सुहास यतिराज ने सिल्वर मेडल जीता है, इन्होंने जैवलिन थ्रो में जीता है। सहराज अधाना ने जो है सिल्वर मेडल जीता है, इन्होंने भी बैडमिंटन में इन्होंने जीता है। भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है, इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में जो है जीता है। इसके बाद अपन ब्रॉन्ज मेडल की अगर अपन बात करें तो हरविंदर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, महिला एकल टेबल टेनिस में जीता है। शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, पुरुष एकल इन्होंने आर्चरी में जो है इन्होंने जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन्होंने पुरुष हाई जंप में जीता है। मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता है। सहराज अधाना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इन्होंने पुरुष एकल बैडमिंटन में जीता है। और अवनी लेखरा इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है। तो याद रखिए, अवनी लेखरा की अगर मैं बात करूं तो अवनी लेखरा ने 2 मेडल लाए हैं। एक तो जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है और एक जीता है आपका गोल्ड मेडल, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए आगे देखते हैं। पैरालंपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर अपन बात करें तो ध्यान दीजिए, पैरालंपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर देखें, पैरालंपिक से संबंधित विशिष्ट तथ्य जो हैं, सबसे पहला, पैरालंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? अगर आपसे बोला जाए पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है,
आपसे बोला जाए तो आप याद रखिएगा भाविना पटेल। कौन है बच्चों? भाविना पटेल। ये सब फैक्चुअल चीजें हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। भाविना पटेल टेबल टेनिस प्लेयर है। और अगर इसके बाद बात की जाए पहली भारतीय जिन्होंने पैरालंपिक के तीरंदाजी में पदक जीता है तो उनका नाम है हरविंदर सिंह। तीरंदाजी में जिन्होंने पदक जीता है तो उनका नाम क्या है? हरविंदर सिंह है। ठीक है। भारत की तरफ से पैरालंपिक में पहला पदक जो जीता है वो जीता है मुरलीकांत पेटकर ने। ये 1972 में जीता है और वो भी किस में जीता है? तैराकी में इन्होंने जीता है। भारत की तरफ से पैरालंपिक में पहला पदक विजेता जो है मुरलीकांत पेटकर है, 1972 में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं भाई, 2004 में एथेंस पैरालंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता देवेंद्र झाझरिया है, याद रखिएगा। गोल्ड मेडलिस्ट इन जेवलिन थ्रो एट 2004 जो है आपका एथलीट पैरालंपिक्स देवेंद्र झाझरिया है, याद रखिएगा। पैरालंपिक ने नौकायान और 7-9 साइड फुटबॉल की जगह ली है, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। साइड फुटबॉल को हटा दिया गया है और साइड फुटबॉल की जगह जो है किसको खेलों को शामिल किया गया है? बैडमिंटन को और ताइक्वांडो को शामिल किया गया है, ये बात याद रखना है। एकल पैरालंपिक में सर्वाधिक पदक विजेता जो है मरिया स्कूटी है और इन्होंने इटली में जो है 1960 में रोम में 11 पदक एक साथ जीते थे। यानी एक ही प्लेयर जिसने अब तक सबसे ज्यादा जो है मेडल हासिल किए हैं, पदक हासिल किए हैं, तो उनका नाम है मारिया स्कूटी। क्या नाम है उनका? मारिया स्कूटी, याद रखिएगा। और इन्होंने एक साथ 11 पदक जीते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो आपको इस तरह से याद रखना है, सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा पदक जीता है किसने? मारिया स्कूटी ने। आप बस इतना याद रखिए, मारिया स्कूटी में जाकर सबसे ज्यादा पदक लेकर आ गई। ठीक है। और कितने लोग बैठे थे? 2 लोग बैठे थे। एक और एक कितना होता है? 2। तो कितने पदक जीते इन्होंने? 11 पदक जीते। एक और एक 2 होता है ना। तो 2 लोग स्कूटी में बैठकर जाते हैं, सिंगल तो कोई जाता नहीं। तो इस तरह से याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, याद रखना मारिया स्कूटी ने जीता है, जो कि इटली की रहने वाली हैं, रोम की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं भाई, सर्वाधिक पदक विजेता जिन्होंने निशानेबाजी में जो है पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी, बहुपदक विजेता बनी है, तो उनका नाम क्या है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने इस बार जो है अलग 2 मेडल जो है एक ही खेल में 2 मेडल लेकर आए हैं। एक तो गोल्ड मेडल लाया है उन्होंने और एक आपका लाया है ब्रॉन्ज मेडल लाए। तो आप याद रखना एक ही प्रतियोगिता में एक साथ 2 पदक यानी कि बहु पदक विजेता बनी है। कौन? अवनी लेखरा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं भाई, राष्ट्रमंडल खेल। ये था अपना पैरालंपिक खेल और हमने जाना पैरालंपिक खेल क्या होते हैं, पैरालंपिक खेल का क्या इतिहास रहा है ना। और पैरालंपिक खेल में जो 2020 में टोक्यो हुआ था उसके बारे में भी हमने जाना और अब तक के पैरालंपिक खेलों के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में हमने जानकारी हासिल की। अब चलिए अपन बात करते हैं किनकी? राष्ट्रमंडल खेलों की, यानी कॉमनवेल्थ खेल्स की। यानी कॉमनवेल्थ खेल्स की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल किसे कहा जाता है? कॉमनवेल्थ कंट्रीज किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉमनवेल्थ कंट्री के बारे में। कॉमनवेल्थ कंट्री का मतलब होता है ऐसे देश जो कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन की कॉलोनी रही है या इंग्लैंड की कॉलोनी रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए कि आपने देखा होगा कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए तो सिर्फ अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने नहीं आए बल्कि और भी देशों में गए। चाइना में भी जा चुके हैं वो, इंडोनेशिया में भी गए हैं वो, और विश्व के तमाम देशों में भी उन्होंने अपना अधिकार जमाया था, याद रखिएगा। तो जहां पर उन्होंने अधिकार जमाया, जहां पर शासन किया, जहां पर व्यापार किया, जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थे, याद रखिए, उसे हम कॉमनवेल्थ कंट्री कहते हैं। और इन कॉमनवेल्थ कंट्री ने डिसाइड किया है कि हम आपस में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करें। तो कॉमनवेल्थ कंट्री जितनी भी हैं वो सारी की सारी कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्री आपस में खेल खेलते हैं और इसी खेल को कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है, जिसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज हिस्सा लेती हैं। अब तो इसके बाहर की कंट्री भी हिस्सा लेने लग गई है, याद रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए, कॉमनवेल्थ गेम्स किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिए इसकी उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो यह देखिए इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया के एस्ले कूपर थे जिन्होंने सबसे पहले 1891 में एक अखिल भारतीय ब्रिटानी खेल कार्यक्रम का आयोजन करने के विचार को प्रस्तुत किया। एस्ले कूपर ऑफ ऑस्ट्रेलिया first proposed the idea of an all British sporting event in 1891। इसके संस्थापक की अगर फाउंडर की मैं बात कर लूं तो मेलविले मॉक्स रॉबिन्स जो हैं इसके फाउंडर हैं, याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल के
कौन है? मार्क्स रॉबिन्स, मेलविले मार्क्स रॉबिन्स। इसका उद्घाटन ब्रिटिश साम्राज्य खेल के तहत 1930 में हैमिल्टन, कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। तो कहां पर इसका आयोजन सबसे पहली बार किया गया? कनाडा में इसका आयोजन किया गया, कनाडा के हैमिल्टन में। अगर मैं बात करूं भारत का पदार्पण कब हुआ, तो आप याद 1934 में जो है भारत ने हिस्सा लिया था कॉमनवेल्थ गेम्स में। चलिए देखते हैं। अब सब्जेक्ट यानी कि विषय की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रमंडल खेल देशों के एथलीटों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता होती है। इट इज एन इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन एथलीट्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ कंट्रीज। नाम का परिवर्तन अगर मैं बात करूं, चेंज द नेम, ब्रिटिश साम्राज्य खेल का नाम ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेलों में बदल दिया गया। कब बदला गया? 1954 में बदला गया, है ना। पहले इसका नाम ब्रिटिश साम्राज्य के खेल होता था। ब्रिटिश साम्राज्य जहां तक फैला हुआ था, जहां तक मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भारत भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर आता था, याद रखिएगा। लेकिन बाद में इसका नाम राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया, कॉमनवेल्थ गेम कर दिया गया। 1954 में इसका नाम कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, ये आपको याद रखना है। वैंकूवर नया नाम, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ खेल, ठीक है। स्कॉटलैंड की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रमंडल खेल कहे जाने की शुरुआत जो है 1978 में एडमॉन्टन कनाडा में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक, अब यहां देखिए इसका शासी निकाय, गवर्निंग बॉडी क्या है जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन करती है, तो आप याद रखना कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इसे कहा जाता है, जिसका गठन 1932 में इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो इसका मुख्यालय लंदन में है, और आप देखेंगे इंग्लैंड लंदन में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो डैम लुइस मॉर्टिन, याद रखिएगा डैम लुइस मॉर्टिन, और संरक्षक कौन? महारानी एलिजाबेथ। इसके पहले अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो डैम लुइस मॉर्टिन है, और इसके संरक्षक हैं महारानी एलिजाबेथ। इसकी संरक्षक थी महारानी एलिजाबेथ सेकंड, इसकी संरक्षक बनी थी, है ना। क्वींस बैटन रिले की शुरुआत अगर मैं बात करूं वर्ष 1958 में कार्डिफ वेल्स, है ना। अगर मैं क्वींस बैटन रिले बर्किंघम पैलेस के सभी राष्ट्रमंडल देशों से होते हुए समापन स्थल तक ले जाने की एक परंपरा है। महारानी पहले रेले धावक को बैटन सौंपती है, वो एक बैटन सौंपती है। इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द क्वींस बैटन रिले टू बी कैरिड फ्रॉम बर्किंघम पैलेस थ्रू ऑल कॉमनवेल्थ कंट्रीज टू द फिनिश लाइन विथ द क्वीन पासिंग द बैटन टू द फर्स्ट रिले रनर, याद रखिएगा। तो ये एक परंपरा है क्वींस बैटन रिले, है ना। क्वींस बैटन रिले इस खेल की शुरुआत की जाती है ना। महारानी जो है, ब्रिटेन की जो महारानी है, वो जो है पहले रिले धावक को बैटन सौंपती है ना। तो उनके सौंपने से ये परंपरा जो है चालू होती है, और यहीं से गेम्स की शुरुआत होती है। पदक विजेता की अगर मैं बात करूं तो पदक विजेता पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है ना, सेकंड नंबर पे इंग्लैंड है, थर्ड नंबर पे कनाडा है, और चौथे नंबर पे भारत है। भारत ने टोटल अब तक कितने 564 जो है कॉमनवेल्थ में 564 जो है पदक जीते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने 2604 पदक जीते हैं, इंग्लैंड ने 2322 पदक अब तक जीते हैं, और कनाडा ने 1647 पदक अब तक जीते हैं। तो याद रखना है भारत चौथे पायदान पे भारत है, याद रखिए। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर अगर अपन नजर डालें तो आप याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण राष्ट्रमंडल खेल स्थगित कर दिए गए थे। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण भी राष्ट्रमंडल खेलों का स्थगन किया गया था, याद रखिएगा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी कॉमनवेल्थ गेम्स को रद्द कर दिया गया था, याद रखिए। तो अगर मैं बात करूं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कॉमनवेल्थ गेम को रद्द किया गया तो 1942 वर्ष 1942 और 1946 में, याद रखिएगा, है ना। दो जो अपने कॉमनवेल्थ गेम्स है इनको जो है रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। चार चार वर्षों में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण 2 गेम हमारे रद्द हुए थे, याद रखना, कैंसिल हुए थे। पहला राष्ट्रमंडल खेल जिसमें क्वीन महारानी उपस्थित हुई थी ये 1970 में हुई थी, जो कि स्कॉटलैंड में हुआ था, याद रखिएगा। तो आपसे अगर बोला जाए कि क्वीन महारानी कब शामिल हुई थी, ब्रिटेन की महारानी कब शामिल हुई थी, कौन से जो है कॉमनवेल्थ गेम में शामिल हुई थी, तो आप याद रखिएगा 1970 में जो स्कॉटलैंड में हुआ था वहां पर ये शामिल हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों का 32 अफ्रीकी देश, एशियाई देश और कैरिबियाई देशों ने बहिष्कार किया था। टोटल ऐसे कुल मिला के 32 देश थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स का क्या किया था, बहिष्कार किया था, याद रखिएगा। और कब किया था इन्होंने? 1986 में गेम्स एडिनबर्ग में इन्होंने जो है इसका बहिष्कार किया था।
अब अगर अगला फैक्ट देखें, एशिया द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला राष्ट्रमंडल खेल 1998 में जो कि कुआलालंपुर में हुआ था। ठीक है, बर्किंघम 2022 से पहले क्रिकेट केवल खेलों का एक हिस्सा था, में जो है इन खेलों का हिस्सा था। वर्ष 1998 कुआलालंपुर में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल जो है राष्ट्रमंडल गणराज्य में आयोजित किया गया 2010 में दिल्ली में, याद रखिएगा। पहले राष्ट्रमंडल पैराप्लेजिक खेलों को अलग प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया गया 1962 में, और राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा स्पर्धाओं को पूरी तरह से शामिल किया गया 2002 मैनचेस्टर में। याद रखना, यहां पर पैरा स्पर्धाओं को भी यहां पर शामिल किया गया है। इसके बाद एक फैक्ट है, पहला शीतकालीन राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ 1958 में, यह स्विट्जरलैंड में हुआ था, है ना। और इसके बाद अगला फैक्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए सबसे सफल खेल निशानेबाजी है, जिसमें निशानेबाजी में भारत ने टोटल 135 यानी 135 पदक टोटल अब तक जीते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे सफल भारतीय जसपाल राणा रहे, इन्होंने 15 जो है पदक निशानेबाजी में जीते हैं। जसपाल राणा, याद रखिएगा, 15 मेडल जीते हैं इन्होंने जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ में अब तक, है ना, निशानेबाजी में। राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय राशिद अनवर हैं, याद रखना, जो कि एक पहलवान है जिनका नाम क्या है, राशिद अनवर, तो याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मिल्खा सिंह हैं, ये भी आपको याद रखना है, जो कि धावक हैं 1958 में। वर्ष 1958 में भारत द्वारा हासिल दूसरा गोल्ड मेडल जो है लीला राम ने जीती है, जो कि पहलवान है, ये बात भी आपको याद रखना है, लीला राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं राष्ट्रमंडल युवा ओलंपिक गेम। राष्ट्रमंडल युवा यानी कॉमनवेल्थ यूथ ओलंपिक की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इसका पहला जो संस्करण है ये सन 2000 में चालू हुआ था एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, याद रखना। फर्स्ट एडिशन 2000 में हुआ था एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। अगर मैं बात करूं इसमें कितने देशों ने भाग लिया तो टोटल कुल मिला के 15 देशों ने, यानी कि 15 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, ये याद रखना है आप सभी को। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगर अपन मेजबान की अगर बात करेंगे तो मेजबानी जो है पुणे भारत ने इसकी मेजबानी की, याद रखिए। और पदक तालिका की अगर मैं बात करूं तो तालिका में, पदक तालिका में ओवरऑल पदक तालिका की बात करूं तो पहले पायदान पे रहा ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पायदान पे रहा इंग्लैंड, थर्ड पायदान पे रहा अफ्रीका, और फिर नंबर आया किसका, भारत का नंबर था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जो है यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गवर्निंग बॉडी कौन सी है तो याद रखिएगा कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ही, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ही, है ना, यूथ गेम्स का जो है आयोजन वो करता है, याद रखिए। और इसका जो गठन है 1932 में किया गया था, इसका मुख्यालय लंदन में है, याद रखिएगा। इसका 7वां संस्करण जो हुआ है यूथ गेम्स का वो हुआ है 2021 में, जिसकी मेजबानी की है त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने की है, याद रखिए। उसका स्टेटस जो है जी, इसका स्टेटस है ये अभी स्थगित कर दिया गया, 7वां जो गेम्स है ना। अब राष्ट्रमंडल खेल 2022 की अगर मैं बात करूं, कॉमनवेल्थ गेम 2022 की, इसकी मेजबानी हुई थी बर्किंघम में, याद रखना 2022 वाले खेल की बर्किंघम जो कि इंग्लैंड में है, यहां पर इसकी मेजबानी हुई थी। और याद रखिएगा ये देश यूनाइटेड किंगडम में के अंतर्गत आता है। इसका शुभंकर था एक पेरी, जो कि एक प्रकार का बहुरंगी बेल है ना, यानी कि अलग अलग कलर से, कलरफुल बेल आप मान सकते हैं, है ना। तो याद रखिए उद्घाटनकर्ता कौन है, प्रिंस चार्ल्स, जो कि वेल्स के राजकुमार हुआ करते थे। तो वेल्स के राजकुमार, हमारा जो ब्रिटेन है वो अलग अलग हिस्सों में बटा है, जिसमें इंग्लैंड भी आता है, जिसमें स्कॉटलैंड भी आता है, जिसमें वेल्स भी आता है, इस तरह के तमाम देश जो है उसमें आते हैं। तो इंग्लैंड के अंदर आने वाला, ब्रिटेन साम्राज्य के अंदर आने वाला, ब्रिटेन के अंतर्गत आने वाला जो वेल्स है, वहां के राजकुमार जो हैं, वेल्स के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स जिनका नाम है, वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है 2022 में शामिल हुए थे, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की अगर अपन बात करें तो भारत जो है ने जो है, अब देखें पदक तालिका की अगर बात करें 2022 में भारत, है ना, तो राष्ट्रमंडल खेल की पदक तालिका में भारत का 4था स्थान था, है ना। टोटल भारत ने 61 पदक 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 जो है गोल्ड मेडल है, 22 इसमें क्या है, गोल्ड मेडल है। हमारे देश की तरफ से जो ध्वजवाहक का काम करने वाली कौन है, पीवी संधू हैं और मनप्रीत सिंह, जिन्होंने ध्वजवाहक का काम किया, ध्वजवाहक का रोल अदा किया। फ्लैग बैरियर ओपनिंग सेरेमनी पीवी संधू एंड मनप्रीत सिंह। अगर समापन समारोह की बात करें तो निखत जरीन और शरद कमल अचंता, ये इन्होंने समापन समारोह में इसमें हिस्सा लिया है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की अगर बात की जाए
तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो इंडिया की अगर बात करें तो उसमें भारत ने टोटल 61 पदक जीता है, 61 मेडल जीता है, ये बात आपको याद रखनी है। जिसमें 22 कितने हैं गोल्ड मेडल हैं, याद रखिएगा। ध्वजवाहक अगर मैं बात करूं उद्घाटन समारोह में, तो पीवी संधू और मनप्रीत सिंह इन्होंने जो है उद्घाटन समारोह में इन्होंने ध्वजवाहक का रोल अदा किया है। और समापन समारोह की अगर मैं बात करूं तो निखत जरीन और शरद कमल अचंता इन्होंने जो है समापन समारोह में ध्वजवाहक का रोल अदा किया है, याद रखिएगा। ठीक है, पदक तालिका की अगर मैं अपन बात करेंगे तो पदक तालिका इस बार 2022 की पदक तालिका जो है पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था 178 पदक के साथ में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 67 यानी 67 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये बात आपको याद रखना है, 67 गोल्ड मेडल जीते हैं। सेकंड बात अगर करूं इंग्लैंड की तो 176 इन्होंने मेडल जो है टोटल जीते हैं, जिसमें 57 गोल्ड मेडल हैं। थर्ड नंबर पे था कनाडा। कनाडा की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने टोटल ओवरऑल 92 पदक 92 मेडल जीते हैं, जिसमें 26 गोल्ड मेडल हैं। 26 कितने गोल्ड मेडल। और भारत की तो आपको पता ही है कि चौथे नंबर पे भारत था, 61 जो है टोटल ओवरऑल इन्होंने मेडल जीता है, और जिसमें 22 जो है गोल्ड मेडल है, याद रखिएगा। तो ये पदक तालिका आपको याद रखना है। हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि किस देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, और फंडा वही यहां पर चलता है जैसा मैंने ओलंपिक में आप लोगों को बताया था कि यहां पर ओवरऑल कितने मेडल जीते हैं उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपने 1000 भी जीते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर आपको फर्क पड़ेगा गोल्ड मेडल से। जितने ज्यादा किसी ने अगर गोल्ड मेडल जीता है तो उसकी रैंक फर्स्ट आएगी, है ना। अगर मान लीजिए ऐसा भी होता है कि गोल्ड मेडल दो देशों ने गोल्ड मेडल बराबर बराबर में जीते हो, तो फिर सिल्वर मेडल पे देखा जाता है कि सिल्वर मेडल किसने ज्यादा जीता है, तो वो पहले रैंक पे आएगा। तब अगर सिल्वर मेडल भी बराबर बराबर में मिले हैं तब फिर जाकर ब्रॉन्ज मेडल पे जो है जाया जाता है। वो ब्रॉन्ज मेडल फिर जिसको ज्यादा मिले होंगे तो वो पहली रैंक में होगा। तो मेडल पे डिसाइड करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन। आगामी आयोजन जो है कॉमनवेल्थ का ये कहां पर होने वाला है, तो ये हमको देखना है। आगामी आयोजन जो होगा वो 2026 में होगा। कब होगा बच्चों? 2026 में होगा। 2026 में होगा और विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2026 में इसका आयोजन जो है किया जाना है। इस खेल का आयोजन जो है किया जाएगा, याद रखिएगा। वर्ष 2030 में कहां पर होगा? तो हैमिल्टन में होगा, कनाडा में। कनाडा के हैमिल्टन में होगा, जहां पर पहली बार इस खेल का आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। पहली बार शामिल 4 खेल। देखिए इस बार का जो खेल है 2022 का, क्योंकि ये खेल हर 4 सालों में होता है, 2022 में ये जो खेल हुआ है इसमें पहली बार 4 खेलों को शामिल किया गया। ये खेल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है कॉमनवेल्थ में। किसको शामिल किया गया है? महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है। इसके बाद 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल को शामिल किया गया, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल को शामिल किया गया। पैरा टेबल टेनिस को शामिल किया गया। तो आप याद रखिएगा वुमेन्स T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है, ना कि मेंस को। याद रखिए मेंस T20 क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है। शामिल किसको किया गया है? वुमेन T20 जो है खेल को शामिल किया गया है। ठीक है, ताकि खेल बहुत बड़ा ना हो। वनडे जो है खेल नहीं है, ये T20 वाला खेल है जिसको शामिल किया गया है ना। चलो आगे देखते हैं भाई। राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिस पर हम जो है नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर राष्ट्रमंडल खेल 2022 की अगर मैं बात करूं तो भारत की प्रथम स्वर्ण पदक विजेता मीराबाई चानू है, याद रखिएगा। और मीराबाई चानू के बारे में तो आप जानते ही हैं, महिला वेट लिफ्टर है, याद रखिएगा। मीराबाई चानू जो है पहली महिला वेट लिफ्टर हैं, ये आपको याद रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट इन 2020, इनका नाम क्या है? मीराबाई चानू, याद रखना। नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हैं ये, है ना। और याद रखिएगा कि एक गरीब परिवार की, एक कॉमन से परिवार की जो है ये एक महिला हैं, और वही पारंपरिक तरीकों से लकड़ियां जलाकर ये घर में खाना बनाया करती थी। बहुत ही गरीब परिवार से ये बिलोंग करती है ना। पहाड़ों पर इनका जीवन रहता है ना। कई बार जो है प्रैक्टिस तक ऐसे किया करती थी कि अपने दोनों हाथों में पानी लेकर जो है ये पहाड़ से नीचे उतरती थी, फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ती थी। इस तरह से धीरे धीरे वजन बढ़ा के फिर जब ये देखा गया कि ये लड़की जो है काफ़ी टैलेंटेड है, तो कुछ राजनेताओं का संरक्षण भी यहाँ पर रहा, जिनके माध्यम से इनको जरूरी सुविधाएं जो है मुहैया करवाई गई। प्रॉपर तरीके से एक जिम में प्रैक्टिस इनकी करवाई गई। और आप देखेंगे
कि ये जो है मीराबाई चानू एक बहुत ही बेहतरीन वेट लिफ्टर बनी। ओलंपिक में भी इन्होंने जो है पदक प्राप्त किया है और ओलंपिक के बाद में कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने देखिए पहला गोल्ड मेडल जो है इन्होंने लेकर आए। मीराबाई चानू इनका नाम है। तो याद रखिएगा ये मीराबाई चानू 2022 में है ना, ये इनका संबंध किस खेल से है ये पूछा जा सकता है। आसान सा क्वेश्चन होगा जिसका आप लोग को आंसर देना पड़ेगा, वेट लिफ्टिंग। ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर अपन बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी, देखिए पैरा शब्द का मतलब जुड़ा गया है जो कि शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं अक्षम होते हैं, शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं, तो आप याद रखें उनके सामने क्या लगता है, पैरा लगता है। 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं तो वो है भाविना पटेल। क्या नाम है उनका, भाविना पटेल। यही भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में ओलंपिक में, पैरालंपिक में भी मेडल जीता है, याद रखिएगा, है ना। तो भाविना पटेल की अगर बात करें तो भाविना पटेल है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस भारतीय एथलीट ने 3000 मीटर की स्टीपल चेज 1994 से केन्या के वर्चस्व को समाप्त किया? तो उसका नाम है अविनाश साबले, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। अविनाश साबले, याद रखिएगा, अविनाश साबले ने सिल्वर मेडल जीता है, याद रखिए। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में डेविड डिक्सन अवार्ड विजेता कौन है? तो फेंग तियानवेई। ठीक है, डेविड डिक्सन अवार्ड किसने जीता है? फेंग तियानवेई को जीता है, डेविड डिक्सन, है ना। तो अगर मैं बात करूं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे सफल भारतीय एथलीट कौन है? सबसे सफल भारतीय एथलीट कौन है? तो शरथ कमल अचंता, याद रखना आपको, शरथ कमल अचंता, है ना, जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता है और सहित टोटल कुल मिला के अगर बात की जाए तो 4 मेडल इन्होंने जीते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एथलीट, मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एथलीट इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, तो आप याद रखिएगा शरथ कमल अचंता। टोटल इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 4 मेडल इन्होंने जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल हैं। ये सबसे राष्ट्रमंडल 2022 के सबसे सफल एथलीट माने जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में डेविड डिक्सन की अगर बात करें तो डेविड डिक्सन अवार्ड जीतने वाले फेंग तियानवेई हैं। फेंग तियानवेई ने डेविड डिक्सन अवार्ड जीता है। ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं और टेबल टेनिस में, ठीक है। चलिए, तो अब मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन एथलीट इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 शरथ कमल अचंता, है ना, टोटल 4 मेडल इंक्लूडिंग 3 गोल्ड। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की। तो गैस करिए सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे? आपने देखा होगा, है ना, अनहत सिंह, याद रखिएगा, अनहत सिंह। मात्र 14 वर्ष की उम्र में, मात्र 14 वर्ष की उम्र में स्क्वैश खेल में इन्होंने पार्टिसिपेट करके सबसे कम उम्र में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में अपना नाम दर्ज कराया है। तो याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? अनहत सिंह। क्या नाम है इनका? अनहत सिंह, ठीक है। तो अब बात करें यंगेस्ट प्लेयर टू रिप्रेजेंट इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, अनहत सिंह। एज इनकी कितनी है? मात्र 14 साल। और किस खेल से इनका संबंध है? तो स्क्वैश गेम से इनका संबंध है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। देखिए, खेल की ओर धीरे धीरे जो है हमारा देश खेल की ओर जो है रुझान बढ़ाता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी जो ओलंपिक खेल्स में, पैरालंपिक गेम में और कॉमनवेल्थ गेम में भारत जो है ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सके, इसलिए भी हमारे देश के अंदर जो है चालू किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता चालू की गई है। अभी इसके बाद हालांकि जब मैं आपको राष्ट्रीय स्तर के खेल जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो राष्ट्रीय स्तर के खेलों में मैं आप लोगों को जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में भी बताऊंगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक टारगेट हमेशा याद रखिएगा, इसका टारगेट है सरकार द्वारा इसीलिए चालू किया गया है कि सभी राज्य के कुछ ऐसे प्लेयर जो कि काफी अच्छा खेलते हैं, जो कि भारत को बहुत बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनके लिए भारत में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर जो भी खिलाड़ी सबसे नंबर 1 पायदान पे आता है तो उनको बढ़ावा दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनको जरूरी सुविधाएं और मुहैया करवाई दी जाती है, उनको कोचिंग दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो और बेहतर अपने खेल में निखार लाएं। और कहीं ना कहीं मोटो ये है कि वो ओलंपिक में जाएं और भारत को गोल्ड मेडल दिलाएं, सिल्वर मेडल दिलाएं, ब्रॉन्ज मेडल दिलाएं, ज्यादा से ज्यादा अवार्ड। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि ओलंपिक, पैरालंपिक, कॉमनवेल्थ, इनमें कहीं ना कहीं चीन, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इनका नाम तो आता है, लेकिन भारत कहीं ना कहीं काफी नीचे रह जाता है। लेकिन अब जो है खेलो इंडिया यूथ गेम के कारण सरकार का एक प्रयास नजर आता है जिससे भारत भी अब जो है ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सके, याद रखिएगा। तो आइए चलिए अगले कुछ फैक्ट्स की अपन बात करते हैं, देखते हैं और कौन कौन से फैक्ट है हमारे सामने।
मंडल खेल के अगर मैं फैक्ट की अगर बात करूं कि इतिहास में ट्रिपल जंप स्पर्धा में, ट्रिपल जंप स्पर्धा मतलब दौड़ के एक व्यक्ति आता है और फर्स्ट जंप लगाता है, फिर सेकंड जंप लगाता है, फिर थर्ड जंप लगाता है, जिसको कहा जाता है ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के प्रथम स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी कौन है? एल्डोस पॉल। याद रखिएगा, एल्डोस पॉल, जिन्होंने 2022 में ट्रिपल जंप स्पर्धा में गोल्ड मेडल को हासिल किया है। याद रखिएगा, इंडिया फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर इन द ट्रिपल जंप इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, एडोल्फ पॉल इनका नाम है, जिन्होंने 2022 में ये कारनामा करके दिखाया है। याद रखिएगा, एडोल्फ पॉल, ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत के प्रथम गोल्ड मेडल एडोल्फ पॉल। याद रखना, इनका नाम भूलना नहीं, एडोल्फ पॉल। इस तरह के फैक्ट हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद अगला फैक्ट देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल के इतिहास में भारत को 200वां स्वर्ण पदक दिलाने वाली खिलाड़ी कौन है? मतलब 200वां गोल्ड मेडल दिलाने वाली। तो आप याद रखिएगा, पीवी संधू हैं, द प्लेयर हु वॉन इंडिया 200th गोल्ड मेडल इन द हिस्ट्री ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, पीवी सिंधु। याद रखिएगा, इसका नाम है पीवी सिंधु। याद रखिएगा, पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 की अगर अपन बात करें, इसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है लॉन बॉल्स खेल में, है ना। लॉन बॉल्स खेल टीम है रूपा रानी तिर्की, है ना, लवली चौबे, पिंकी और नयन मोनी सौकिया, है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022-2022 इंडिया क्रिएट्स हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड मेडल इन लॉन बॉल, है ना। इसमें कौन कौन ने हिस्सा लिया टीम में? रूपा रानी तिर्के ने, लवली चौबे ने, पिंकी ने, है ना, और नयन मुनी शौकिया, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। तो आइए देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे सफल एथलीट जिसने कुल 8 पदक, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज, 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रोंज इन्होंने जीता है। तो आप याद रखिएगा, एम्मा मैककॉन, याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया की तैराक है एम्मा मैककॉन। याद रखिए, इन्होंने टोटल 14 गोल्ड सहित टोटल 20 पदक के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में एम्मा सबसे सफल खिलाड़ी बनी है। तो आपसे बोला जाए कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में सबसे सफल खिलाड़ी कौन है, याद रखिए, तो सबसे सफल खिलाड़ी बनी है आपका कौन? जो है एम्मा मैककॉन। याद रखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट इन 2022 हु वॉन अ टोटल ऑफ 8 मेडल, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 1 ब्रोंज। एम्मा मैककॉन, है ना, ऑस्ट्रेलियन स्विमर है, ऑस्ट्रेलियन स्विमर है। 14th एम्मा बिकेम द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट इन कॉमनवेल्थ गेम्स हिस्ट्री विद अ टोटल ऑफ 20 मेडल्स इंक्लूडिंग गोल्ड। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ 14 गोल्ड मेडल के साथ इन्होंने टोटल 20 मेडल को इन्होंने जीता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा होगा कि आज का जो हमारा वीडियो है, आज की वीडियो में हमने चर्चा की किसकी? एक तो पैरालंपिक खेल की, है ना। पिछला वीडियो ओलंपिक खेल का था, जो हमने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक पर हमने चर्चा की। आज का जो वीडियो था हमारा, वो पूरा का पूरा बेस्ड था किस पर? आपका पैरालंपिक खेल पर और राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स पर। और इसको लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, जब हर स्तर के खेल हम कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने ओलंपिक की चर्चा की, पैरालंपिक की चर्चा की, विंटर ओलंपिक की चर्चा की और समर ओलंपिक की चर्चा की, और इसके बाद में हमने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स की भी चर्चा की। इसके बाद इनके खत्म होने के बाद में, यानी कि जब अपन स्पोर्ट्स पूरा एंड करेंगे, तो स्पोर्ट्स के एंड करने के बाद, स्पोर्ट के खत्म करने के बाद हम इसके क्वेश्चन की एक सीरीज भी लेकर आएंगे दोस्तों। तो इन वीडियोस को बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों को करवाने वाला हूं स्पोर्ट्स के, जिसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस काफी बेहतर हो जाएगी। तो काफी बढ़िया प्रैक्टिस आपकी इसमें हो जाएगी, है ना। तो इंतजार करिए, इसके बाद जो है पूरे, अभी तो हालांकि स्पोर्ट्स के काफी ज्यादा सेशन बचे हुए हैं, अभी अपने अलग अलग खेल बचे हुए हैं, जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, कबड्डी हो गया। इन सारे खेलों की अपन लोग चर्चा करने वाले हैं। और जब ये सारे खेल पूरे अपने कवर हो जाएंगे, यानी जो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने भी खेल अपने सारे कवर जब हो जाएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय खेलों के ऊपर हम क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज भी लेकर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। ठीक है,
तो इसी तरह से आपको बने रहना है सीएमसी के जो है एमपीपीएससी चैनल के साथ में, है ना। यहाँ पर आपको सभी हर वो वीडियो मिलेंगे। देखिए 8वीं 9वीं और 10वीं ये तीनों की तीनों यूनिट आपकी चल रही हैं, जो कि सबसे बड़ा वेटेज जो है आपका कवर यहाँ पर हो जाता है। अगर ये 3 आपकी यूनिट काफ़ी बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं तो ऐसा मानना है कि एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें आपने काफ़ी बड़ी जीत जो है हासिल कर ली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ विदा लेता हूँ। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो जो अदर जो खेल हैं उनको लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।